लाल किले से कहा था कि आज के भारत को आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करना है। क्या एनडीए में सही में बगावत होने वाली है? क्योंकि सीटों का जो मामला है अभी तक संभल नहीं रहा है और सेट नहीं हो पा रहा है। किसको कितना सीटें मिलेंगी, किसको कितना सीटें नहीं मिलेगी, इसको लेकर करके आपस में गठबंधन का जो मामला है कहीं ना कहीं तिलमिला रहा है। और उसमें जिस तरह का जीतन राम मांझी ने अपने आप को दावा ठोक दिया कि जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, 40 सीट लेंगे, और उस दावे से उन्होंने कहा है कि मेरी जो जाति है, मेरी जो पार्टी है, हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो हम चलाते हैं। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना था तो कानून बना दिया था कि 5 में जमीन हम देंगे। उसमें सारे घटक दल यही चाहते हैं कि कम से कम 40 सीट लेंगे तभी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, अपने दलितों का भला कर सकते हैं। अगर हमको सीट दो तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं। अपने जितने भी जो लोग हैं जो उस क्षेत्रों में काम करते हैं, गरीब काम करते हैं, दलित काम करते हैं, मुशहर काम करते हैं, उस सारे लोगों की मन में यही है उम्मीद कि इस बार 40 सीट, उससे कम में काम नहीं चलेगा। और ऐसे में हमारे जात का विकास नहीं होगा, हमारे जो दलित लोग हैं उनका विकास रुक जाएगा। इसलिए इस बार 40 सीटों की लेकर के मांग कर दिए। मेरा वजूद है, उसके आधार पर हमको सीट दो। अब यही एक बड़ी चीजें निकल कर आ रही है। साथ साथ उन्होंने एक और बात भी कह दिया है कि सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा, अभी नहीं होगा। यानी दो बातें जीतन राम मांझी इस तरह से कह कर करके चुनावी जो सीट का शेयरिंग का जो गठबंधन है उसमें एक नया खेल कर दिया है। रहे थे, इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए। यानी एक तो कह दिए कि 40 सीट, दूसरी कह दिए कि जो सीएम का चुनाव होगा वह चुनाव के बाद होगा। यानी सीएम अभी भी अंधेरे के कटघरे में है, यानी गुलामी की जंजीरें तोड़ रहा है। अब ऐसे में क्या होगा? क्या दूसरी पार्टियां हाथ में हाथ धर करके ऐसे बैठे रहेगी? उनसे मजबूत पार्टी है चिराग, उनसे मजबूत पार्टी है जेडीयू, बीजेपी, ये सब क्या करेगी? उनको भी तो चाहिए, और आरएलएम की भी पार्टी चाहिए, कुशवाहा को भी चाहिए। तो कुशवाहा भी धीरे धीरे अपना ओम भूर्भुवः स्वः वाला जाप कर दिए हैं और कहते हैं कि आप अगर 40 लेते हैं तो आरएलएम की पार्टी अब 15 तो लेगी ही लेगी, क्योंकि हमारा एक अपना दबदबा है, हमारा क्षेत्र का अपना दबदबा है, हमारी पार्टियां हमसे सपोर्ट के लिए कहती है, आगे बढ़ते हैं और हमने बहुत कुछ अच्छा काम किया है, वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम किया है, तो हम भी 15 लेंगे। अब ये दोनों अपने आप अड़ गए हैं, क्योंकि ऐसे ही होता है, एक कोई अगर मांग करता है तो बाकी मांगे अपने आप उठने लगती है। और इसी खेल को समझना है, और शायद इसी खेल में सब कुछ गड़बड़ा रहा है। और ऐसा होने से अब देखिए कि क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। बाकी दल के नेता भी अपनी अपनी स्थितियां वैसे ही प्रकट कर रहे हैं। जिस तरह से पशुपति पारस का एनडीए से अलविदा हुआ, क्योंकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है, इसलिए एनडीए गठबंधन के लोगों ने हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी किया। तो इसका कहीं ना कहीं फायदा चिराग को मिलने वाला है। अब चिराग को लगने लगा कि अब जो सीट मिलने वाला था पशुपति पारस को, वो सीट तो पासवान के खाते में जाना चाहिए, और ऐसी स्थितियां में तो बस हमारे पास आना चाहिए। अब वो जो पहले 30 या कुछ 25-30 के आंकड़े पे खुश थे, अब उनके तरफ से भी ये डिमांडेड आने लगी कि 50 सीट हमें भी दे दीजिए, क्योंकि अब चाचा नहीं रहे और चाचा अलविदा कह दिए, तो उनके तरफ का जो खाता है कहीं ना कहीं इधर जाएंगे। बट इसमें एक और गेम खेल रही है बीजेपी, वो हम बाद में समझेंगे कि कैसा गेम खेल रही है। अब इस तरह का समीकरण तैयार हो रहा है, हर पक्ष अपने अपने सीट को लेकर के बातें रख रहा है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार एक अलग ही फिक्स डाटा कर करके चले हैं। कह रहे हैं कि हम पिछली बार जिस तरह से 115 के आसपास में लड़े थे, और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो तो अलग बात है, लेकिन इस बार कम से कम, क्योंकि गठबंधन बढ़ा है, लोग बढ़े हैं, तो कम से कम 115 नहीं तो 105 हमें दे दीजिए। अब 105 पर वो अड़ गए हैं। यानी सब धीरे धीरे घटक दल अपनी अपनी डिमांड करना शुरू कर दिए हैं।
अब सारा खेल समीकरण अब बीजेपी के भी खाते में जा रहा है, और बीजेपी ऑलरेडी पहले 110 सीट पे लड़ चुकी थी और उन्होंने बहुमत में ज़्यादा सीट लाई थी, तो इस बार वो सोच रही है कि हम इससे ज़्यादा लड़ें। अब लेकिन कार्यकर्ता भी वही है, संचालक भी वही है, सब कुछ एक घटक दल के नेता के रूप में वही है, और बीजेपी कैसे करेंगी, किस तरह से करेगी, यह खेल को समझना पड़ेगा। तो ऐसे अगर हम सीट जोड़ते हैं तो वो सीट करीब करीब 243 छोड़ो 300 पार कर जाता है, और ऐसी स्थितियां में समीकरण बिल्कुल खराब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बीजेपी चाह रही है कि कैसे कैसे सीटों को लेकर करके इन्हें समझाया बुझाया जाए। हालांकि मैंने बोल दिया था कि बीजेपी कैसे खेलती है, किस तरह से खेलती है, यह लोगों की समझ से बाहर है। शायद उनके ही पार्टी के दल भी अपने आप को शायद समझाते समझाते भी थक चुके होंगे कि क्या करें। अब यहाँ पर आता है सहयोगी का जो फार्मूला जो सेट किया जा रहा है, उस पे क्या बीजेपी मानेगी? क्या बीजेपी ने ऑलरेडी एक नया फार्मूला सेट किया है? अब बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि 105 सीट पे अड़े हैं, लेकिन लाए तो क्या थे 45, और हमने 110 जो लड़ाई की थी उसमें से 85 लाया है, तो हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, और यही सोच भी होनी चाहिए। अब बाकी जो गड़बड़ हो रहा है मांझी को लेकर के, जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था। मांझी 7 लाए थे, यानी 4 सीट लाए थे, 7 में से 4, तो वो चाहेंगे कि अभी ज़्यादा लाएं, और उसके लेकर के उसकी भी मांग चल रही है। तो कम से कम अब कितना भी है उसको डबल करेंगे, 4 लाए थे तो 8 दे सकते हैं, तो यानी 8 मांझी को देंगे। तो RLM कुशवाहा भी एक ज़बरदस्त भूमिका में निभाते हैं, क्योंकि वो पैरेलल भी राजनीति अच्छा करते हैं, एक वोट परसेंटेज को अच्छा करते हैं और अपने एरिया में एक दबदबा है, तो कम से कम उनको साथ लेंगे, तो 8 7 15 यही हो गया। अब चिराग को टालने की कोशिश कैसे की जा रही है? देखिए, अब मामला 50 का था चिराग का, लेकिन उसको टालने के लिए क्या किया जा रहा है? बीजेपी की तरफ से नुक्से लगाए जा रहे हैं। कहते देखिए, हमारे साथ मेरे पास जो सीट है, मैं कुछ अन्य निर्दलीय पार्टी के लिए भी रखा है, जैसे कि मुकेश सहनी एक जबरदस्त नेता है, विकासशील, कहते हैं ना, विकासशील इंसान पार्टी के नेता है, यानी VIP के नेता है, अध्यक्ष है। अगर वो हमारे साथ आ गए तो सीट उन्हें भी देना पड़ेगा। तो चिराग भैया आप टेंशन न लीजिए, आप ही में से सीट कुछ काट देते, क्योंकि एक ही दल के हैं, वो भी गरीबों के नेता हैं, एक रिप्रेजेंट करते हैं, आवाम पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक मसीहा के रूप में उठते हैं, तो उनका सीट काट कर करके उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मुकेश सहनी को 20 सीट दे देंगे और चिराग को 30 दे देंगे, यानी वो 20 सीट अपना छुपा लिए हैं कहीं ना कहीं चिराग से। यानी 50 सीट चिराग का डिमांड था, तो 50 में से 20 मुकेश सहनी के लिए रखे हैं। लेकिन ये खेल है दोस्त, ये समझना है, ये चिराग के लिए भी एक अंधेरा प्रकट करने की कोशिश की गई है। 50 था, 50 तो कह रहे हम देते थे, लेकिन क्या करें, अन्य पार्टी को भी तो रखना है ना, अन्य पार्टियों को भी देना है, तो उसमें से 20 सीट काटेंगे, यानी 30 सीट उनको दे देंगे। अब बची जेडीयू को अब कैसे लपेटेंगे, क्योंकि उन्हें 43 लाया, तो कहेंगे 65 के आसपास आप रहिए। तब भी अगर हम सबका समीकरण जोड़ते हैं 65, 30, 8, 7, तो ये सीट निकल करके आती है 110। बाकी बचा यानी 90 और प्लस 43, यानी 133 के आसपास बचा। तो चाहती है कि बीजेपी अपने हिसाब से काम करे, क्योंकि उसमें से मुकेश सहनी को भी देना है। अब इसी तरह से वो समीकरण बैठा रही है। अब इस समीकरण से बाकी जो सहयोगी दल है खुश है कि नहीं, यह तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान जिस फिराक में थे कि चाचा चले गए तो उसका सीट भी मिल जाएगा और 50 पास आ जाएगा, लेकिन बीजेपी ने एक और कड़ी ऐड कर करके सीट काटने की कोशिश कर दे रहे हैं। अब इस स्थिति में आपस में ही तन्ना तनी शुरू हो गया है, एक इंटरनल माहौल गर्म हो गया है, और इस खेल में बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है दोस्त, कि कैसे कैसे क्या होगा। और असली लड़ाई अब तो लगता है कि इसी के लिए होगा, सीट शेयरिंग की जो लड़ाई होगी, असली लड़ाई होगी। इसे हम दूसरे वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे कि मुकेश सहनी के नाम से जिस तरह से चिराग का वोट काटने की कोशिश की जा रही है, मुकेश सहनी इतने मंझे खिलाड़ी हैं कि वह कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और किधर जाएंगे, यह भी बीजेपी के लिए एक क्वेश्चन मार्क है।
जो हम दूसरे वीडियोस में जानेंगे कि मुकेश सहनी की क्या राजनीति है, वह क्या सोच रहे हैं और बीजेपी कैसे उनके नाम को लेकर के चिराग का पत्ता काट रही है। तो ऐसे कई सारे वीडियोस आएंगे आने वाले वीडियोस में। ये सब सारे जो फॉर्मूले हैं, ये सब जो सारे जो षड्यंत्र हैं, वो सब कुछ आपके सामने मैं रखने वाला हूं। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, चैनल पे बने रहिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।